बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया गया, जिसे मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है, जबकि बानी पिजाई की जानिब से कहा गया है कि पाक फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने पाक फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की है, जबकि जमात इस्लामी का धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू नहीं हो सका, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे। देखिए जी, इस वक्त एक आप समझें कि बिल्कुल एक खामोशी सी जमूत सा एक तारी है, और जो शहर इक़्तिदार है वो मुख्तलिफ सरगोशियाँ और अफवाहें, और ज़ाहिर है कि एक रुकी हुई हैं चीज़ें मुख्तलिफ जगहों मुख्तलिफ। और आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जिसमें वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ऊपर जो है वो उसमें तरमीम ला रहे हैं इलेक्शन एक्ट वगैरह पे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो है कि जो खान साहब की तरफ से बातें हो रही हैं पिछले चंद रोज़ से जी। और उसके ऊपर जो हुकूमती वज़रा का रद्द-ए-अमल है वो ज़रा गौर तलब है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, एक वो कहते हैं आँख मचोली सी जैसे लगती है ना सियासी, यानी मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम नवाज के जो वज़रा हैं और अहम उनके जो अरकान हैं। एक तो यह है कि वो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने ख़ुद इस बात की तस्दीक की, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब ज़रा पस मंज़र में हैं इस वक्त, और 3-4 वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात पे कह भी चुके हैं कि हम काम नहीं करना चाहते, और इस तरह के कम से कम तीन तो ज़रूर कह चुके हैं। बाद में तरदीद वगैरह भी मामला तय भी हुए, लेकिन कम से कम 3 अहम वज़रा उन्होंने तरदीद भी की, बाद में सब कुछ किया, लेकिन वो ख़बरें भी पहले फिर वहीं से आई कि जी आप ये चला देंगे, लेकिन कोई वो बहरहाल वो चलता रहता है इस तरह। जो असल बात है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्के हैं, इस अरेंजमेंट का जो ज़ाहिर है कि इसमें बड़ा, एक तो नवाज़ शरीफ साहब पस मंज़र में है मुस्तकिल, दूसरा यह है कि जो मुख्तलिफ़ वज़रा का रद्द-ए-अमल आ रहा है, तो उनका जो रद्द-ए-अमल है वो इस बात पे यकीन है उन्हें कि खान साहब के कहीं पे गुफ्तगू खान साहब की हो रही है, ठीक है। और ये जो गुफ्तगू है इसमें जो है ये खान साहब की तरफ से, और जहाँ गुफ्तगू हो रही है वहाँ से CBMs जिसे कहते हैं ना, CBMs यानी एक कहीं उनकी बर्फ़ पिघल रही, जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया था। राना सनाउल्लाह साहब ने जो जिक्र किया था चंद रोज़ पहले कि जी हमें ख़बरें मिल रही हैं कि जी वो इनके लोग आपस में कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा और हम इलेक्शन को कलअदम करार दे दिए। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई एक अहम वज़ीर भी हैं, और वो जो हैं वो यानी एक सियासत भी समझते हैं खूब, यानी कोई आप कहें कोई नए सियासत में उनकी नई आमद नहीं हुई, वो बहुत गहरी सियासत समझते हैं। अब उनकी तरफ से ये कहना कि जी हमें इतलात मिल रही हैं कि जी ये बात हो रही है कि जी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दी, ऐसी तो बात उन्होंने नहीं की ना, कोई वजह उसके पीछे होगी तो उन्होंने ये बात की। फिर उसके बाद ये है कि उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि गद्दार और आर्टिकल जो है वो 6, और फिर उसके बाद ये सारे मामला फिर वो रुक गए, फिर उसकी कोई वजाहत भी नहीं आई। फिर ये है कि जो KP के अंदर सारे मामलात हुए, एक अमन मार्च और सारा जो भी वहाँ पे तनाव था वो ख़त्म हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसमें सारा एक रोल प्ले किया। तो इनको ये जो है ये इस बात का, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनका शक है, काफ़ी हद तक इनको यकीन है इस बात का कि कोई CBMs हो रहे हैं, कहीं बर्फ़ पिघली है और कहीं मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है। उसके नतीजे में वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बयानात आने शुरू हुए, या तेज़ी के साथ बयानात आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले CBMs हो गए हैं।
कि जी आप ये बात, ये खुद सियासत में देखें ना, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनको बरसा बरस गुजर गए, बरसा बरस गुजर गए सियासत में, और ये सियासत की बारीकियों को समझते हैं खूब अच्छी तरह। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, इनको ये इल्म है कि भाई पहले जो है वो एक बात होती है, फिर दूसरी, फिर मतलब है कि अब वो खान साहब ने कहा कि जी जो 9 मई में हैं उन्हें आप जो चाहें सज़ा दें, और मैं जो है आर्मी अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये कह रहे हैं आर्मी कैसे कर सकती है, ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, पहले 9 मई की माफ़ी मांगो। वो इनसे बात ही नहीं कर रहे, वो फौज से बात कर रहे हैं बराह रास्त। ये बीच में कह रहे हैं कैसे होगा, हमारे दरवाजे बंद हैं, ये है फलाएं। तो क्या पता कोई दरवाज़ा खुल गया हो, जो इनको शक है। मैं इन्हीं की बात बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि क्या पता कोई दरवाज़ा कहीं से खुल गया हो। तो खान साहब को भी तो नहीं पता चला था ना इनके दरवाजे खुल गए थे, तो खान साहब को भी तो बहुत बाद में पता चला था ना। क्या पता कोई दरवाज़ा खुल गया हो जिस पे ये बात, क्योंकि वो तो फौज से बात कह रहे हैं ना, मैं फौज से बात करना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे ये फौज तो नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है ना। ये कह रहे हो नहीं सकती, कैसे होगी, पहले 9 मई की माफ़ी मांगो, पहले ये करो, हमसे मांगो इनका ताल्लुक वो देखें ना। अब ये इस देखें, मैंने आपसे कहा नहीं समझ रहे हैं बात, एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बात ये कर रहे हैं ना, लेकिन इनको कुछ अंदाज़ा है कुछ सूरत हाल का कि भाई क्या हुआ, एक मामला कुछ उलट पुलट सा हो रहा है मामला, ठीक है ना। और उसमें जो है वो ये इनको शक है, बल्कि यकीन भी है काफ़ी हद तक कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा सारा मामला, कि अचानक वो गौहर एजाज साहब जो हैं वो IPBs लेकर आ गए, IPBs के अंदर इनके नाम सबके निकल आए, ठीक है ना। अचानक वो लिस्टें आनी शुरू हो गई, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबकी कट हो रही हैं और TV पे आ रहे हैं सारे लोग। तो मतलब ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना। मतलब आप इस वक्त ये देखें कि जो अगर आप ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपीयरेंसेस देखें तो हुकूमत यानी जो अच्छा पीपल्स पार्टी तो ज़रा पीछे है, वो फ्रंट पे नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़रा पीछे, अगर कोई इन हाउस हो तो वो अपने उसके लिए मतलब है बैकअप प्लान B C D E से तो वो उसके लिए जो है वो तैयार है वहाँ पे। लेकिन ये है कि जो देखें ना, वो भी नहीं हो सका कि भाई एक इजलास होगा काबीना का और उसमें ये तय होगा और वो तय होगा। क्या होगा भाई, वजह तो आनी चाहिए ना सामने। कुछ पस मंज़र में ऐसे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से ये एक पैनिक सा है। अच्छा, फिर खान साहब ने कह दिया कि भाई फ़ौज के नुमाइंदा अपना भेजे और मैं उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब दुनिया भर की मीडिया में चीज़ लगी हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो है आर्मी लीड को उन्होंने मैसेज भेजा और ये शुरू। अब ये एक इशू है ना बहुत बड़ा कि भाई दरमियान में मतलब है कि इसके अच्छा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो खामोश है, आप नोट करें, वो खामोश है इस पर। और जो मुस्लिम लीग नून है वो पैनिक हो रही है। 2-4-5 वज़ीर ही हैं उनके जो आके वजाहत कर देंगे ना, वो तो नहीं बात करते। जो वज़ीर ख़जाना है वो तो अपने काम से, उनका जो इशू है वो उस पर रखा हुआ है, उन्होंने काम से काम वो उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो शख्सियात हैं वो इस पर पैनिक हो रही हैं। अब इनके पास क्या इतला है क्या इतला नहीं है, ये तो हुकूमत में बैठे इनको पता होना चाहिए कि क्या कोई बात हो रही है नहीं हो रही। ऐसी खान साहब और कहते मिनते तरलों पे आ गए हो, क्यों भाई, तो भाई मिनतों तरलों में क्यों आ गए हो? तो खान साहब बच्चे हैं क्या? मतलब वो इस मरले पे वो बच्चे हैं क्या खान साहब? उनको सियासत नहीं आती। वो मतलब इतने अरसे से वो मौजूद हैं और उन्होंने, उनका एक वोट बैंक है बहुत बड़ा, और सारे मामला चलते चलते वो कह रहे हैं कि अच्छा जो मतलब, तो यहाँ पे एक पैनिक है। अच्छा, इसमें कोई डील वील नहीं हो रही, ये भी आपको मैं बताऊँ। जो हुकूमती शख्सियात, जो ज़्यादातर बात है ना, वो डील नहीं है, वो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो ये कि इलेक्शन का जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की ना, वही कि क्या इलेक्शन पहले होगा बाद में होगा, कैसे होगा। फिर ये कि गौहर एजाज साहब अचानक आ गए। गौहर एजाज साहब बड़े करीब हैं मोहसिन नकवी साहब के, ठीक है ना, मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं।
वो अचानक आ गए। अच्छा, उन्होंने उनके पास पूरी लिस्ट, इन्होंने जवाब में वो कहा कि भाई गौहर एजाज साहब खुद भी बेनिफिशियरी रहे हैं, तो गौहर एजाज साहब जब आए हैं तो जाहिर है उनको पता होगा ना मेरे ऊपर भी तो अटैक होगा, मगर वो आए, फिर क्यों आए, क्यों आ गए? और मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब, इंतहाई करीब हैं वो। तो बात ये है कि इसमें जो है ये अब ज़रा थोड़ा सा इनको एक मुस्लिम लीग नून को जो है ना एक इसमें इश्यूज हैं। अब ये यहाँ पे लेकर आए, उधर वो जो है लाहौर में ट्रिब्यूनल्स खुल रहे हैं, फिर उधर जमात इस्लामी बैठी हुई है, जमात इस्लामी ने कोई बात कर दी, तो मतलब इस वक्त एक ज़रा जिसे कहना चाहिए ना कि एक वो सबको सब पे शक है कि ये मामला जो है ना किधर जा चले गए किधर। और ये जो असल है ना इशू मुस्लिम लीग नून का, उसकी बुनियादी वजह ये कि नवाज शरीफ साहब सामने नहीं आए। और ये सारा जो है इसको अगर नवाज शरीफ साहब सामने आके इसको ओन करते जिस अंदाज में भी वो, तो ये इतनी पैनिकी सिचुएशन ना खड़ी होती। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं जो है वो, अब अफवाहें भी मुख्तलिफ फैल रही हैं, फिर जाहिर है वो उन्होंने अभी इजलास नहीं हो रहा, लाहौर में होगा, फिर लाहौर में नहीं हुआ। फिर यह है कि बहुत सारे तबादले जो हैं वो पंजाब में भी बात हो रही है कि जी वो शायद नहीं हो पा रहे, चीज़ें अटकी हुई हैं बहुत सारी, जैसे एहसन इकबाल साहब की खबर चल रही है, वैसे और भी काफ़ी जगहों पे। तो ये एक अजीब सी, अब ये कैसे होगा, कैसे स्टेबिलिटी आनी चाहिए जल्द से जल्द, मईशत ठीक होनी चाहिए, और जो है वो ये एक देखें कितनी बड़ी वेव आई थी एक सिक्योरिटी जो बलूचिस्तान में, और वो ये कांस्टेंट इशू बलूचिस्तान के मामलात को ना ये एक हल करना पड़ेगा बैठ के। ये एक ऐसा इशू है जिसमें सबको बैठ के एक दफ़ा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि बलूचिस्तान के मामलात कैसे हैं, पारा चिनार में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में क्या, और ये बैठना पड़ेगा। ये वाहिद चीज़ अगर मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता तो वो इस वक्त ये सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी क्राइसिस, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी क्राइसिस है। और इसलिए कि तवज्जो जो है वो हमारे ये अकाबरीन की तवज्जो, देखिए ना, मतलब है कि 1 महीना 2 महीने डिले हो गई PIA की ये बिडिंग जो होनी थी। अब वो बिडिंग की लिस्ट आप देखें तो माशाल्लाह उसमें तो वो वैसी होनी थी जैसे IPPs की नहीं हुई थी, एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है। IPP आ गए, वो PIA की निचकारी रुक गई, फिलहाल उसकी बिडिंग ही रुक गई। तो वो जो है वो, अच्छा उसमें एक कमाल की बात थी कि एक उसमें एक जो पार्टी है उस पार्टी ने कहा कि हमारा ज़्यादा हक बनता है, हमने ही तो तबाह किया था PIA को, हमने ही तो तबाह किए, तो हम तो यहाँ तक लाए, तो हम ही दी जाए PIA। कमाल देखें आप इस मुल्क, कमाल देखें। वो कहते हैं हम ज़्यादा हकदार हैं, हमने तो हम भी तो इस कीमत तक लाए हैं जहाँ पर ये बिडिंग हो रही है PIA की, तो हमारा हक बनता है पहला। अल्लाह रहम करे। तो ये जो है ना वो बीच में IPP आ गए अचानक निकल के। तो अब ये है कि हाफिज नईम साहब बैठे तो हैं आके, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि वो, मतलब है कि कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ना यहाँ से। अब वो IPPs का मसला सबके साथ, उसको आज दबा दबा सा लगा, उसमें इलेक्शन आ गया, फिर ये खान साहब का बयान आ जाता है, उस पर सारा दिन वो चलती ही रहती है डिस्कशन, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब तमाम 3-4 वज़रा जो हैं वो फौज के ब्याह पे बात करते नज़र आते हैं आपको। अचानक एक सिचुएशन अजीब सी, मतलब खुद आते हैं, कोई कहता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो कह रहे हैं मैं तो बात करूँगा, मैं तो तैयार हूँ बात करने के लिए, और नुमाइंदा भेजें मैं तो बात करूँगा, इनसे क्या। तो इसका वो, अच्छा उस साथ इधर से कुछ ज़मानतें हो जाती हैं, इनको भी शक होता है। और असल बात जो है राना सनाउल्लाह साहब का बयान कि क्या कुछ होनी है बातचीत या कुछ हो चुकी है बातचीत, ये एक सवाल है जो राना सनाउल्लाह साहब जो का जो है ना, वो असल बात है। कुछ CBM हो चुके हैं या होने हैं, ठीक है, और खान साहब ऐसे कह रहे हैं, तो कहते जा रहे हैं वो हमारे मुल्क की फ़ौज है, फ़ौज के बारे में कोई बात ना करे, ये ना करे। तो ये डील, इसको डील नहीं कह रहे, डील नहीं है, लेकिन एक CBMs होते हैं ना कि ग्रेजुअली वो बर्फ़ पिघलती है, और जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा, और ये पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं उसमें। अच्छा वो आके वजाहत करते हैं, वो अपनी जगह पे, ऐसी तो बात नहीं है, तो ये अपनी जगह लगे हुए हैं, न्यूट्रल ऐसे होता है, ऐसे होता है, फलां होता है, ये होता है। तो एक कन्फ्यूजन है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, जो कि आने वाले चंद दिनों में क्लियर होगा। इकॉनमी
हमारी, और सिक्योरिटी क्राइसिस और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है। तो ये बाकी तो सारी देखें कि यानी ये पावर गेम है, इसमें अभी किस तरह से निकलते हैं सियासत में। लेकिन बहरहाल एक ये इंटरेस्टिंग बात है कि बयान उधर से आता है, वजाहत यहाँ से होती है। तो कुछ कुछ हो रहा है ना, मतलब कुछ है या कुछ नहीं है, बग़ैर वजह के जो है ये धुआं सा क्यों उठ रहा है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, जो भी कुछ मुल्क के लिए अच्छा हो। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अच्छा कल मैंने जो बात की ना कि वेनेजुएला में हंगामे और इलेक्शन हुआ है, हंगामे हो गए वो, और मैंने उसको पाकिस्तान के साथ या बाकी दुनिया के साथ इसलिए मिलाया था उस बात को कि वेनेजुएला जो है वो मुल्क है जो खुल के इस वक्त चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान एक वो बन गया है। आप समझें कि जहाँ पर एक यानी खुल के बात हो रही है कि यहाँ कौन सी गवर्नमेंट आएगी। यानी वैसे तो कई मुल्कों में है, लेकिन वेनेजुएला की जो इम्पोर्टेंस है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के तौर पे, उसकी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसकी, तो मतलब है कि वो उसकी वजह से जो तो वहाँ का इलेक्शन इसलिए, और फिर उसके बाद वहाँ एक कू कराने की कोशिश हुई, फिर ह्यूगो चावेज, और फिर पूरी हिस्ट्री, सोशलिज्म आगे पीछे, प्यूटिन, चाइना दोनों ने मान लिया इलेक्शन, टर्की ने भी मान लिया पहले का उनका जो इलेक्शन था। तो ये एक बड़ी जो है ना, एक ऐसा है कि इस वक्त एक वहाँ का जो इलेक्शन है, अच्छा वहाँ हंगामे शुरू हो गए, वहाँ हंगामे हो रहे हैं, और वहाँ पर वो इलेक्शन के यानी ये वो मदुरो हैं जिनके बारे में कल मैंने पूरी बात की थी कि जिनका पूरा वो डम्बेस्ट कहते हैं ना कि सबसे अहमकाना जो कू की कोशिश हुई थी जॉन बोल्टन की तरफ से, वो इधर हुई है, ट्रम्प दौर में हो रही है। अब इशू ये है कि वहाँ हो रहे हैं हंगामे। आप ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें कि ये फिर बाकी जगहों पे मैं कहता हूँ ना इफेक्ट्स कि एक यहाँ पे शुरू हो गया कि जी वो मदुरो बचे कैसे, भाई उनके खिलाफ कू हुई या कू की कोशिश हुई, बचे कैसे कि पुतिन ने उनको कहा कि नहीं जाना छोड़ के, बकौल पोम्पियो के, माइक पोम्पियो के, कि रशियंस ने उनसे कहा कि नहीं छोड़ के जाना क्यूबा, इधर ही रुकना, वो रुके और वो बच गए। तो ये, और वो पकड़े गए जो उनके जो वो प्राइवेट सिक्योरिटी और ये सारा जो। अब मसला ये है कि वहाँ पे हंगामे शुरू हो गए दोबारा, और वहाँ पर जो हंगामे शुरू हुए हैं तो उसमें मुजाहिरीन मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे शंगामे हो रहे हैं वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे दो शख्सियात हैं, एक तो वहाँ पे जो हैं वो जो मारिया कोरिना मैचाडो, ये खातून है, और ये ह्यूमन राइट्स की एक बड़ा नाम है एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और ये जो है ये ज़ाहिर है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनके ऊपर मुकदमात चले मुख्तलिफ और माजी में, और इनको जो है वो फिर सज़ाएँ हुई। अच्छा मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताऊँ कि जब ये 2005 में जब ये सामने आई एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि द रोज़ दैट इज़ अ थॉर्न इन शवेज साइड, फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखाएं न्यूयॉर्क टाइम्स की। फिर उसके बाद ये हुआ कि इनको पकड़ लिया ह्यूगो चावेज ने कि इनकी फ़ंडिंग हो रही है और इनकी फ़ंडिंग अमेरिका से हो रही है, तो वो कहते, तो उसके बाद ये हुआ कि इनके ऊपर ट्रायल हुआ, और ये सेकंड स्लाइड ह्यूमन राइट्स वॉच ने बड़ा सख्त इस पर एतराज़ उठाया कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ट्रायल हो रहा है, तो आपने इनको कैसे सज़ाएं सुना दी। तो 2005 में इनको जो है वो ह्यूमन राइट्स की तरफ से बड़ा सख्त एतराज़ हुआ। उसके बाद जो है वो ये राइटर्स को अगर हम फोर्थ स्लाइड देखें तो इनको जो है वो मैचाडो को सज़ा हुई प्लॉट टू किल मदुरो, यानी जो मौजूदा सदर हैं निकोलस मदुरो जो जीत गए दोबारा, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में इनको सज़ा हो गई। अच्छा फिर सज़ा के बाद ये फिर छुटी, और फिर ये हुआ कि इनको इलेक्शन की दौड़ से इनको बाहर कर दिया गया। बड़ी फ़ाल खातून है और बड़ी एक्टिव है। अच्छा लेकिन ये हुआ कि इलेक्शन से ये बाहर हो गई, तो फिर जो मदुरो के अगेंस्ट अभी 2 महीने पहले ही एक पुराने डिप्लोमेट जो कि ह्यूगो चावेज के आने के बाद जिनको फॉरेन सर्विस से हटा दिया था, वो 99 के बाद वो अर्जेंटीना वगैरह में 1 साल पर हटा दिया था ह्यूगो चावेज ने, तो वो जो है वो गोंजलेस, तो वो जो हैं एडमुंडो गोंजलेस, वो
बतौर सदारती उम्मीदवार सामने आए। उनको खुद भी नहीं पता था 2-3 महीने पहले तक कि मैं सदर बन जाऊंगा, लेकिन अपोजिशन की जमातों ने और ये जो उनकी सबसे अहम इत्तेहादी ये इन्होंने जो है वो उनको किया, और उसके नतीजे में इलेक्शन का रिजल्ट ये भी इन्होंने भी कह दिया कि मैं जीता हूँ, और मदुरो जो है उनको चाइना ने और रशिया ने मुबारकबाद दे दी है। अच्छा, अमेरिका भी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा वेनेजुएला में। अभी जो कुछ हुआ है 2-3 साल पहले तो अभी, लेकिन ये कैमला हैरिस के लिए एक बड़ा इशू है, क्योंकि ट्रम्प मतलब वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, इससे पहले तो ओबामा भी रहे हैं ना, इससे पहले तो बाइडन भी रहे हैं, तो वेनेजुएला के हवाले से कांस्टेंट पॉलिसी है। लेकिन अब इस वक्त जो है वो ज़ाहिर मुहतात इसलिए रहेंगे कि ये उसको सेक्रेटरी ब्लिंकन ने तो कहा, सेक्रेटरी ब्लिंकन टोक्यो में क्वाड की समिट हो रही है, उसके बाद में बात करें क्वाड और 2+2 इजलास हुआ है जापान में। लेकिन ये है कि वो इशू ये है कि क्या ये यहाँ पर जो हंगामे हो रहे हैं, अब इन हंगामों को अमेरिका तो नहीं कर रहा या खुद, मतलब एक इशू ऐसा है क्योंकि ये 2 बड़ी ताकतें या 3 बड़ी ताकतें हैं, जैसी ब्लॉक्स की लड़ाई हो रही है वेनेजुएला उसका एक पहला, अगर तो मैदुरो निकल के आ जाते हैं तो आप समझ लें कि पुतिन और चाइना, और अगर मैदुरो का धड़न तख्ता हो जाता है तो इसका मतलब है कि मुतबादिल अमेरिका। अच्छा, वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ये ख़त, मैं ये 6th स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना हंगामे शुरू हो गए, उनके जो रिक स्कॉट हैं, 6th स्लाइड को मैं दिखाऊँ, रिक स्कॉट ने बाइडन और प्रेसिडेंट बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस को ये बाकायदा लेटर लिख दिया है कि जी आप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं गोंजालेस, उनको अमेरिका सदर के तौर पे तस्लीम करे। अच्छा, अब इशू ये है और दुनिया में लीड करे, इसलिए कि पूरी दुनिया इसको मानने जा रही है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अमेरिका इनको एक्सेप्ट करे। अच्छा, मैदुरो जो है वो जाहिर है कि वहाँ पे हंगामे और वो आदि हैं चीज़ की, से पहले वो कूद से बच चुके हैं। देखे ना, वहाँ तो पूरी की पूरी वहाँ तो ट्रूप्स उतर गए थे, उनको उठा के अगवा करके उनको लेके जाना था जहाज़ में बिठा के, तो उनका तो कोई इशू नहीं है। और फिर दूसरी जो बात है, ये ज़हन में रखें कि मैदुरो जो है वो बड़े एक इस वक्त एक बहुत उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल बन गया। किसी शख्स के ख़िलाफ़ एक साजिश प्रॉपर बगावत नाकाम हुई हो कई दफ़ा, तो उसकी पोजीशन बड़ी अजीब हो जाती है। तो पिछले साल ये हुआ कि ये सऊदी अरेबिया भी आए और इन्होंने, क्योंकि ओपेक के अंदर और ऑयल के हवाले से इन्होंने मुलाकात की जो वली अहद हैं और वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन सुलेमान से। फिर उसके बाद ये जब टर्की जा रहे थे तो कई नेटो के ममालिक ने इनके जहाज़ की वो एयर स्पेस बंद कर दी। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये एयर स्पेस ही बंद हो गई, ये मार्सेडोनिया और इधर उधर आगे पीछे, तो ये बहरहाल जाके लैंड हुए टर्की के अंदर। तो वहाँ पे जो वेनेजुएला में जो हो रहा है ना, तो वेनेजुएला में आप इस तरह से समझें कि रशिया चाइना विज़ावी अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर से इधर किसी को नहीं आने देना। वो बहरहाल वो मोनरो डॉक्ट्रिन तो अजीब सही, उसका कोई वजूद नहीं है सच, लेकिन ये है कि ये बहरहाल ये वहाँ के हंगामों को इस तनाजुर में देखा जाए। दूसरा जो मामला है वो है मामला जो ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है, वो होता जा रहा है गज़ा का। और गज़ा में मामलात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि अच्छा, कैमला हैरिस जो हैं वो अपने आप को इस मरहले पे सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने, एक तो डोमेस्टिकली तो जो है सो है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है उससे वो बिल्कुल अपने आप को बचा के आगे निकल नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पे फॉरेन पॉलिसी जहाँ जाएंगी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी तो है ना, तो प्रेसिडेंट बाइडन तो लिमटक हो गए, पीछे चले गए। अब लोग सारे जो है वो कैमला हैरिस को देख रहे हैं कि भाई आगे अच्छा ये ट्रम्प के मुतबादिल हैं तो ये ट्रम्प के मुतबादिल हैं, अभी उनका टाकरा होना है दोनों का, अब कैसे आगे। तो कैमला हैरिस जो है उनको ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स मिले हैं। पहले तो उनको ये देखना है कि ये गज़ा, सबसे पहले गज़ा, और यहाँ पे नेतन्याहू से कैसे निपटना है, और वो तो बड़ा सख्त बात कर गई नेतन्याहू के, बहुत सख्त स्टांस ले गई। लेकिन फिर ट्रंप ने देखा, अच्छा ट्रंप उससे पहले जो है ट्रंप साहब लगे हुए थे कि वो नेतन्याहू को रगड़ा लगाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि कैमला हैरिस ने ज़्यादा लगा लिए तो नेतन्याहू की तरफ चले गए। अच्छा, अब इशू ये है, तो ये उसके नतीजे में ये हुआ कि वो पीछे जो इसराइल में मामलात हो गए, ख़राब हो गए। पहले तो वो दुरूज इलाके में गुलान की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो वहाँ पे एक रॉकेट गिरा, जिसके बारे में हिजबुल्लाह ने कहा कि ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग है या प्रोजेक्टाइल है।
इसराइल ने कहा कि ये जो है ये हिजबुल्लाह ने यहाँ पे किया है, लेकिन दुरूज़ जो वहाँ पे मौजूद हैं वो दुरूज़ उन्होंने नेतन्याहू को भी धक्के मार मार के वहाँ से भगा दिया, और साथ उनके जो इंतहा पसंद जो गए थे दूसरे उनको भी कहा कि यहाँ से दाल फैन हो जाओ। और तुम्हें अभी याद आई हमारी, और साथ ही उनके जो दुरूज़ जो उनके मजहबी रहनुमा और लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नाम के ऊपर लिबनान से जंग नहीं छेड़ना। ये आज उनका स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा क्योंकि वजह यह है कि हमारा जो दुरूज़ जो मसला के मज़हब है उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इंतकाम नहीं लेते, हम बदला लेके बदले में कत्ल नहीं करते, इंतकाम नहीं लेते। तो ये हमारी पॉलिसी है। तो चाहे आप हो या कोई दूसरा हो, हम ये बात जो है ये कुदरत पे छोड़ते हैं या जो भी। तो उन्होंने कहा कि हम ये हमारे नाम के ऊपर जंग ना छिड़ी जाए। अच्छा, वो थोड़ी सी मायूसी इसराइल को, इसराइल के हम करेंगे, हम ये गोलान की पहाड़ियाँ हमारी हैं फलाना। जब वो उनके पास नेशनलिटी भी नहीं है, जो मैंने पहले भी बात की थी, वो इसराइल की नेशनलिटी उनके पास नहीं है। वो अभी तक सीरियंस अपने आप सीरियंस के वो कहते हैं, और जो बाढ़ लगी हुई है उसके पास जाते हैं। सीरिया की और इनके दरमियान एक बाढ़ लगी हुई है, ठीक है ना, इसी के ऊपर गोलान की पहाड़ियों पे। तो वो जाते हैं बाकायदा, दूसरी तरफ जो उनके अहले खाना है उनका आवाज़ लगाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मतलब है कि वो ये 67 की वॉर के अंदर जो जब सीज़ फायर हुआ बाद में, और सारे तो वो ख़ानदान कुछ उधर रह गए कुछ इधर रह गए, दुरूज़ फैमिलीज हैं सारी। और दुरूज़ सबसे ज़्यादा सीरिया में। जो इसराइल के दुरूज़ हैं वो अलग हैं, वो जो है वो अपने आप को अरब नहीं कहते, अरब दुरूज़ नहीं कहते, ठीक है ना। ये जो दुरूज़ हैं, क्योंकि अरब एक तरह से एक वहाँ पे गाली सी करार दी जाती है, उसको बुरे नाम से पुकारा जाता है इसराइल में, अरब। अच्छा, ये अलग बात है कि अरब उनके साथ गुडी गुडी हैं, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ इसराइल में जो है वो अरब जो है वो कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं शुमार होता। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इसमें इस पूरे मामले में एक तो एयरलाइंस बंद हुई हैं बहुत सारी बैरूत से, और आज ख़ास तौर पे बरतानिया ने कहा है अपने शहरियों को कि वो निकलें वहाँ से, लीव, जो काफ़ी संगीन मामला है कि बरतानिया। अच्छा, बैरूत एयरपोर्ट वैसे खुला है, चल रहा है, फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं सब कुछ, लेकिन ये है कि बिल्कुल वो हाई अलर्ट पे किसी। दूसरा मामला ये हुआ कि वहाँ पे उनकी 2 बेसिस हैं। अब 2 उनकी, ये अब देखें ना कि एक तरह से आप यूँ देखेंगे, एक तरफ आपको लगेगा जैसे खाना जंगी सी हो गई है वहाँ पे, खाना जंगी अंदरूनी और कोलैप्स हो गया है। इसराइल जो है ना एज ए रियासत बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। ये उनकी 2 मिलिट्री बेसिस हैं, एक का नाम है बेतलिद ये, और एक का नाम है सिदी तैमान। अब वहाँ पर ये हुआ, एक सेंट्रल इसराइल में और एक जो है वो साउथ इसराइल में। तो ये इनके फ़ौजी अड्डे हैं 2, और ये वो अड्डे हैं जहाँ पे पकड़ के उन्होंने फ़लस्तीनी जो गज़ा से कैदी हैं जिनको गिरफ्तार करते हैं यहाँ रख देते हैं इलाके, यहाँ पे टॉर्चर हुआ, बहुत टॉर्चर हो रहा है, बहुत टॉर्चर, तस्वीरें भी आई, सब कुछ हुआ कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर फ़लस्तीनियों पे हो रहा है। उसमें से एक डॉक्टर या किसी और को छोड़ा, तो वो उसने जाके अपनी कहानी सुनाई बाहर जाके, तो उसके बाद ये हुआ कि वो कहते तहकीकात करो। अब तहकीकात फ़ौज ने शुरू कर दी। अब आप देखिए किस्सा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। 9 जो रिज़र्व इसराइली फ़ौज के रिज़र्व थे उनको उन्होंने, फ़ौज ने खुद डिटेन कर लिया कि हम तहकीकात करते हैं इनसे। अब जो इसराइल की गवर्नमेंट के इंतहा पसंद वज़ीर हैं, वो अपने हामियों को लेके उन्होंने उन फ़ौजी बेसिस के ऊपर हमला कर दिया जहाँ पे उनसे तहकीकात हो रही थी कि तुमने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद क्यों किया है। तो अब वहाँ, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि फ़ौज ने, अब तो जुल्म तो कितना हुआ है छोड़ दें, मगर वो एक चूँकि केस सामने आ गया तो फ़ौज ने कहा हम ये 9 लोगों को डिटेन करके अपने फ़ौजियों को इनसे तहकीकात करते हैं कि भाई तुमने क्यों जुल्म किया है। मतलब 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं, वो एक फ़ौजी से तहकीकात शुरू की तो टॉर्चर क्यों किया है 9 फ़ौजियों से। उसके बाद इंतहा पसंदों ने अपनी ही फ़ौजी बेसिस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद उन्होंने वो एक हंगामा, वो अभी तक जारी है हंगामे, वो घुस गए फ़ौजी बेसिस में, घुस गए कि तुमने ये फ़लस्तीनियों पे जो टॉर्चर हो रहा था उसके इल्ज़ाम में फ़ौजियों को क्यों पकड़ा है। अच्छा, उसमें उनके जो है ये बेन गवीर और ये सारे उनके वज़ीर ख़ज़ा, यानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टॉर्चर हो रहा था, सही हो रहा था, तुमने कैसे फ़ौज के साथ फ़ौजियों से तहकीकात शुरू की। अब एक हंगामा हो गया वहाँ पे जनाब 2 बेसिस में, और वो 2 बेसिस से वो कह रहे हैं कि यहाँ से छुड़ाएंगे, और एक मारा मारी अंदर अफरा तफरी जारी है। अच्छा, अब इसी में जो है ये मैं 15 स्लाइड यहाँ पे कोट कर देता हूँ ताकि ये अंदाज़ा हो कि ये
इसको देखें आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, ट्रूप्स पहुंच गई हैं, वेयर वायलेंट मॉब प्रोटेस्ट अरेस्ट ऑफ सोल्जर्स फॉर अब्यूज। ये खुद ही आप ड्रामा देखें ना, अपने ही लोगों के राइट विंग प्रोटेस्टर्स कूद गए, ठीक है ना, 9 रिजर्विस्ट को पकड़ा गया था अपने ही जगहों पे। दो अजीब मतलब लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि हिजबुल्लाह की तरफ से अब लेबनान से पीछे हट गए। वह होने को तो जंग छिड़ सकती है, लेकिन लेबनान जो है, एक तो ये है कि जो रजब तैयब एर्दोगन है, उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौजें उतार देंगे। फ़ौजें वो उतारेंगे लेबनान में। अभी तक जो कैलकुलेशंस हैं वो गज़ा नहीं होता, वो लेबनान उतारेंगे फ़ौजें अपनी, ये जो तैयब एर्दोगन। और दूसरा, तैयब एर्दोगन थोड़े से नाराज़ हुए महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास से नाराज़ इसलिए हो गए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के कि नेतन्याहू ने वहाँ कांग्रेस से स्पीच की, तो रजब तैयब एर्दोगन जो हैं उन्होंने महमूद अब्बास से कहा कि आप आके हमारी पार्लियामेंट से ख़िताब करें, यानी तुर्क पार्लियामेंट से ख़िताब करें महमूद अब्बास साहब ने जवाब नहीं दिया। उसके ऊपर तैयब एर्दोगन ने पब्लिकली उनको कहा कि भाई ये अपॉलॉजी, ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 18 स्लाइड, क्योंकि जो हमास है, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, वो समझती है कि हमास ज़्यादा करीब है, और ये डेली सबा को भी हम कोट कर देते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमास ज़्यादा करीब है, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये समझती है। तो इन्होंने कहा कि पब्लिकली, और अगर 17 स्लाइड दिखाएं डेली सबा, उसमें भी यही है कि उन्होंने महमूद अब्बास से कहा कि पब्लिक अपॉलॉजी करो, कि पार्लियामेंट से नप के, तो पार्लियामेंट में आने से इनकार कर दिया। उधर से जनाब शोर हो गया कि भाई तैयब एर्दोगन ने कहा है कि तुर्क पार्लियामेंट से खिताब करो, और महमूद अब्बास के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन चूंकि हालिया दिनों में हमास ज़्यादा करीब हो गई है, तो और फिर वो चाइना ने कहा है कि सब बैठ जाओ, तो थोड़े से वो ज़ाहिर है महमूद। बहरहाल उनका मामला आज हल हुआ, और ये 19 स्लाइड हम कोट कर देते हैं कि आज उनकी जो वहाँ पे जो हुक्मरान जमात है टर्की की, उन्होंने कहा कि अब्बास प्लानिंग विजिट टू टर्की। अब वो अपनी तारीख के मुताबिक वो आएंगे, लेकिन वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन तैयब एर्दोगन जो है, उन्होंने बिल्कुल पब्लिकली उन्होंने स्नैप किया, और उन्होंने कहा कि पब्लिक अपॉलॉजी करो इस पे कि हमने तुम्हें बुलाया है और तुम नहीं आए यहाँ पे। तो महमूद अब्बास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते टर्की का इस वक्त, तो वो हटे हुए। अच्छा, ख़ास तौर पे ये उससे तो हो रहा है जब वहाँ ईरान के नए सदर ने आज हलफ उठाया, 88 ममालिक के वहाँ नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान से इसहाक डार साहब गए हुए थे, वज़ीर ख़जाना और जो नए वज़ीर आज़म है, लेकिन वहाँ पर इस्माइल हानिया भी थे, और वहाँ पे इस्लामी जिहाद भी था उनके भी, मतलब वहाँ पर आर्मीनिया और जॉर्जिया और 88 ममालिक की नुमाइंदगी थी वहाँ पे जी। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जो है वो, और नए जो प्रेसिडेंट ने आज कंप्लीट, जाहिर है कि वो पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट मौजूद थी, उन्होंने अपना हलफ उठाया, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो इसराइल है उसने कहा कि हम हमला तो करेंगे इस पे, लेकिन वक्त का चुनाव कैसे करेंगे, लिबनान से कैसे जंग छिड़ेंगे, क्या होगा ये हम खुद करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हुतीस तैयार हो रहे हैं, इजिप्ट पहले बात कर चुका है, लेकिन टर्की ने तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं की ना। टर्की ना फ़ौज भेज देंगे। अब फ़ौज, सवाल ये है कि वो, अच्छा फिर इन्होंने आगे से, इसराइल ने आज मुतालबा किया है नेटो मुल्कों से कि टर्की का, आप टर्की को रोकें। किसी एक नेटो मुल्क ने टर्की के खिलाफ बात नहीं की, किसी एक नेटो मुल्क ने टर्की के खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि नेटो के अक्सर ममालिक तो ये कह रहे हैं कि हम दो रियासती हल की तरफ जाना चाहिए, वो नेतन्याहू को कोस रहे हैं, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ से मुराद ये जो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। वो उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, क्या खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में? देखिए, ये हुकूमत को यकीन है, शक भी नहीं, यकीन है उन्हें। और वो जो बयानात जिस तरह आ रहे हैं तेज़ी के साथ, यानी उनकी तरफ से आज बात हुई कि जी मैं मतलब फ़ौज के साथ बात करने को तैयार हूँ, तो ये उनका बयान है। मगर जो इतना पैनिक क्रिएट हुआ है ना उस पर, मतलब उसके ऊपर
हुकूमत को था कि अच्छा जी आप देख लें, नहीं ये था वो न्यूट्रल, 9 मई हमसे माफ़ी मांगनी होगी, मतलब ओवर रिएक्ट करे उसको, मतलब उसका वजह ये कि ये हो सकता है उन्होंने ऐसे कह दिया, हो सकता है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशंस ख़राब हैं, हुकूमत की कैलकुलेशंस ख़राब हुई हैं कई मौक़ों पे पिछले चंद दिनों में या महीनों में। आप देखें ना, वो तो पहली कैलकुलेशन तो ये थी कि वो जेल में नहीं रह सकते, हफ्ते के अंदर 10 दिन, ये 5-7 दिन वो हो गया। फिर ये कि वो मुख्तलिफ ज़मानतें वगैरह, मुख्तलिफ मुकदमात आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो उससे हुकूमत ज़्यादा पैनिक है। हालांकि हुकूमत को ये चाहिए कि इस वक्त वो अपने मामलात पे जो है वो देखे सिर्फ़ और सिर्फ के मतलब देखिए ना, उनकी तरफ से तो इस वक्त कोई हिजान नहीं, एक बयान ही आता है ना, एक बयान आया तो सारा काम ही रुक जाता है सब। तो मसला ये है कि जो इकॉनमी है या जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं या जो सोशल अनरेस्ट है या जो बाकी मामलात हैं सारे, तो उसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो हो रही? मतलब क्या, मतलब देखिए ना 2022 में हुकूमत गई थी, तो अब वो अदालतें देखें जैसे, अच्छा वो एक बयान वहाँ से आता है सिर्फ कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम बातचीत करने को तैयार हैं और 9 मई जीने की, तो उसके ऊपर इतना पैनिक है, इतना। अच्छा जो मैं कहा यार आप अपने उसमें काम करें, क्या वजह हुई? नहीं ये वो आप बताएं, कुछ हो तो नहीं रहा, देखें हमें सारा हमारे ऊपर मलबा डाल दिया मईशत का, हमें गालियाँ पड़ रही हैं, वो मतलब। और वो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो बग़ैर किसी इशारे के उन्होंने कह दिया ये सारा कि जी हम जो है वो बगावत के उसमें साथ नहीं है और गद्दारी में भी साथ नहीं है, ये ऐसी हो गया हमारे साथ खेल हो, मतलब वो एक पैनिक है, एक पैनिक है। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी तो नहीं इसमें सेटअप का हिस्सा है, लेकिन वो मैंने कहा ना, वो मुझे ये नहीं पता असल जो बात मैं बार बार करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ये क्या है, कैसे ये तय कैसे हुआ कि जी आइनी ओहदे होने देंगे और जो है ये सारा जो मामलात हैं, जो मईशत है और IMF जो इश्यूज़ हैं, वो ज़ाहिर है एक उसके तो नहीं है कि हम औरंगज़ेब साहब से कहें, लेकिन मसला ये है कि वो उसमें एक क्यास है ना मुल्क में, क्यास मतलब एक पॉलिटिकल क्यास है, सिक्योरिटी क्राइसिस है बाकी। तो ये देखें अब कि किस तरह से होता है, ये बहरहाल एक सियासत के मामलात हैं और ये चूँकि बहुत एकदम से पैनिक हो जाता है सारा सिलसिला, तो देखते हैं किस तरह होता है। दूसरी बात IPPs तो जान नहीं छोड़ने वाली, अब IPPs तो जान नहीं छोड़ने वाली अक्रॉस द बोर्ड, कैसे लगी, कब लगी, क्या हुआ, किसने क्या कितना पैसा खाया। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी आइंदा के लिए हम कर देंगे, जी आइंदा के लिए ना करें, आप पहले जितना पैसा खाया उसका जवाब दें, वो पैसा निकालें, मतलब वो पैसा खा के भाग गए आप, और आइंदा मुआहिदों पे अरसर नौ गौर होगा, फलां होगा, नहीं भाई पैसा कितना खाया 1994 से, वो पैसे का हिसाब किताब देना, डॉलर्स में खाते रहें। और जो यहाँ डॉलर्स हमारे पास शॉर्टेज है और ये है और वो है, इनको डॉलर्स में पेमेंट होती रही है, बिजली पैदा करें ना करें, ज़ीरो पावर प्रोडक्शन हो रही है और डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। ये मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल्स होगा, और अल्लाह करे अब कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो। आज वैसे गंदम स्कैंडल के ऊपर भी कमेटी बन गई है, तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है आने वाले। मैं जो आपसे कह रहा था ना कि ये सारे मामलात इस वक्त, ये आप यूँ समझें कि ये पाकिस्तान में भी इस वक्त चूँकि बहुत सारे वो इश्यूज़ हैं दाएं बाएं, तो इसका फ़ैसला उसका फ़ैसला, किसी ने यकीन दहानी कराई हुई थी कि हम वो जो है आप फिक्र ना करें जी, वो अमेरिकन जो कांग्रेस है वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो हमारे ऐसे हाथ में है, वो पता चला उधर करारदाद मंजूर हो गई। दूसरे ने कहा कि हमारा तो ब्रिटिश इशू ही नहीं है, वो जितना उधर भी हो गया, तो मसला है उधर भी हो गया, उधर भी। तो वो एक अजीब सा सूरत हाल है कि भाई अब ये कैसे क्या हो रहा है भाई, तो एक्टिव प्रोएक्टिव रोल प्ले करें ना, सारा का सारा जो है वो मतलब कुछ तो करें। अच्छा एनीवे, तो वो अब मसला ये है कि इस पूरे मामले में असल बात वही है, सिक्योरिटी और मईशत और ये IPPs के इश्यूज़ और सोशल अनरेस्ट ना फैले। अच्छा इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है साथ ही वो ये है कि एक तो ये देखिए ना, कैमला हैरिस अब आ गई। कैमला हैरिस के जो है वो, चले बाइडेन गए, कैमला हैरिस आ गई। कैमला हैरिस जो है उनका कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी तो मत्थे लग गई ना, जंगें जो दुनिया में छिड़ी हुई हैं, इस यूक्रेन का क्या बनेगा, अफ्रीका, ये एशिया पैसिफिक, फिर वो गज़ा के अंदर, मिडिल ईस्ट पूरा, उनको 17 के करीब दौरे किए हुए। कैमला हैरिस का कोई लंबा चौड़ा फॉरेन पॉलिसी पे है ही नहीं बैकग्राउंड। बाइडेन तो 1972 से फॉरेन रिलेशंस कमेटी में बैठे हुए, तो उसके बावजूद ये आखिर में तो फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश हुआ है। लेकिन ये है कि कैमला हैरिस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है फॉरेन पॉलिसी का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
और ये जंगें और ये सब सिर्फ वो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग वगैरह अटेंड करती हैं सुबह। और उनके जो एडवाइज़र हैं या जो उनके जो सबसे करीब उनके हैं वो फिलिप गॉर्डन जो है वो उनकी किताब नज़र से गुजरी है और बड़ी वो किताब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो पढ़ने वाली किताब है। लेकिन वो किताब का टाइटल भी बड़ा अजीब सा है। वो फॉरेन पॉलिसी के इनके एडवाइज़र हैं फिलिप गॉर्डन। वो उनकी है कि द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ रिजीम चेंज इन द मिडल ईस्ट। ये अभी कुछ अर्से पहले इनकी किताब है, तो बड़ी बड़ी अच्छी किताब इनकी है। ये फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं, तो मतलब फॉरेन पॉलिसी पे तमाम जो मशवरे देते हैं वो ये देते हैं, हो सकता है इनकी टीम में भी हों, मतलब एक तरह से हैं, मतलब एक तरह से हैं, इनको एडवाइस करते हैं। ये हो सकता है इनको कोई अहम ओहदा आगे जाके मिले या जैसे भी हो सारा सिलसिला। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा था कि वहाँ पर एक तो 2+2 इजलास हुआ है, यानी लॉयड ऑस्टिन भी वहाँ पे थे और सेक्रेटरी ब्लिंकन भी वहाँ पे थे। और जापान के साथ ये हुआ है कि जो इससे पहले जो कंबाइंड अगर मतलब ऐसे था कि वो 55,000 फ़ौज मौजूद थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उसका जो कंप्लीट कमांड सेक्टर था वो हवाई में था। अब वो जापान शिफ्ट हो गए। और अगर हम सिर्फ यहाँ पे ये अगर दिखा सकें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की 28वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, तो यूएस इंटेंड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूट पूरा जो एक 70 साल के बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट जापान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है कि जो हेड क्वार्टर है अब वो जॉइंट फोर्सेस का जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट हो जाएगा जापान में हवाई से, लेकिन वो फिर इंडो पैसिफिक कॉम को रिपोर्ट करेगा। इससे पहले जो जापान के अंदर अमेरिकन फौज थी वो रिपोर्ट करती थी हवाई, और हवाई से फिर वो जाता था इंडो पैसिफिक। अब यहाँ पर सेंटर उनका आ गया जापान में, तो ये एक नई, और साथ ही फिर वो अगर इसमें देखें तो उनके पैट्रियट सिस्टम्स और नए सारे सिस्टम्स भी जापान में आ रहे हैं, तो ये बड़ी। दूसरा जो है वहाँ पे क्वाड का इजलास हुआ है, क्वाड के वज़ीर खारजा का, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें जो है वो अमेरिका के लोग भी थे, जापान भी था। तो ये, लेकिन क्वाड के अंदर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस ये जापान वाले इश्यू में ज़्यादा हुई है प्रोग्रेस, कि ये एक तारीख़ी मामला हुआ है। वो तो एक रूटीन क्वाड की एक मीटिंग थी। अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये कि जो कैमला हैरिस हैं, एक तो ये जो है ना टर्की और साथ उसके जो है वो अच्छा इसी दौरान और लोग शहीद हो गए आज। अच्छा स्टेल हो गई हैं, टॉक्स स्टेल हो गई, डेविड बार्निया इधर उधर, सब इधर उधर। कतर पहले अपने आप को डिस्टेंस कर रहा था कि वो, लेकिन कतर जो है वो दरमियान में मतलब है कि एक उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं। कैमला हैरिस अनाउंस हो गई हैं, बच्चे जानों से जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं गज़ा में, इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं। और हिज़्बुल्लाह मुकम्मल तैयारी पकड़ रही है इस वक्त, जो मैंने आपसे बात की कि हिज़्बुल्लाह मुकम्मल तैयारी पकड़ रही है कि वो किसी वक्त भी, इससे पहले कि इसराइल सोचे तो वो जनाब चढ़ाई कर दें, क्योंकि वो अगर वो ये पीस टॉक, अभी तो रुके हुए थे ना, पीस टॉक्स हो रही हैं और मुआहदा हो रहा है और इमाम वेस्टर्न आ गए और ये हो गया और वो हो गया, लेकिन ये अगर कत्ले आम नहीं ख़त्म होता तो ये जंग एक्सलेट हो सकती है बदकिस्मती के साथ। और मतलब जंग क्या होगी, वो चारों तरफ से इसराइल को घेर लेंगे और उसमें फिर ये इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी पोजीशन भी अजीब सी हो गई है वहाँ फ्रांस में, वो ओलंपिक्स हो रहे हैं, वो जाहिर है इस वक्त मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये कत्ल आम जो है अभी ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकता, या तो ये माहिदे से ख़त्म होगा, और अगर नहीं ख़त्म होगा तो फिर ये कोई जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, एक बड़ी जंग की शक्ल, जिसमें टर्की जो है वो अगर लीड लेके जाने की कोशिश करता है तो फिर अरब मुल्क भी फोर्स्ड होंगे कि वो अपनी लीड लेके जाएं। आप देखें ना कि महमूद अब्बास से किस तरह मुखातिब हुए हैं रजब तैयब एर्दोगन कि पब्लिकली माफ़ी मांगो कि पार्लियामेंट में नहीं है। तो मतलब एक वो जो है ना इस वक्त एक, और ख़ास तौर पे ईरान में जो आज सूरत हाल थी, तो हमारी दुआ है कि ये अमन की तरफ जाए दुनिया, लेकिन बदकिस्मती से ये जो इसराइल के हालात हैं, अगली जियो पॉलिटिक्स जो मैं हमेशा कहता हूँ वो यहीं से निकलेगी। लेकिन उसके साथ ही वेनेजुएला में जो स्टार्ट हो गया है सुपर पावर्स का, दुनिया की बड़ी पावर्स का खेल शुरू हो गया वहाँ के इलेक्शन के सामने आते ही, वो उस पर भी नज़र रखनी जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।